नमस्ते। देश में इस समय चुनाव में चंद दिन बचे हुए हैं। जल्द ही घोषणा हो जाएगी कि इस देश में चुनाव कब होंगे और उसी घोषणा के साथ आचार संहिता लग जाएगी। अब इस देश में 10 साल जिस सरकार ने केंद्र में राज किया, अब उसे अपने कामों का हिसाब देने का मौका है। वो जनता के बीच जाएगी और ये बताएगी कि आपने 10 साल जिसे सरकार में मौका दिया, उस सरकार ने आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपकी गरीबी, भुखमरी, बेकारी के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए, विकास के लिए, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इन 10 वर्षों में ये काम किए और इन कामों के आधार पर हम आपसे वोट मांगने आए हैं कि आप हमको फिर से मौका दीजिए। लेकिन पता है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे पुराने लोकतंत्र, उस लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव के ठीक पहले इस देश की सरकार ऐसे कानून पास करना चाह रही है जिससे इस देश का ताना बाना बिगड़ जाए। और जो पिछले दिनों हो चुका है और बहुत सोच समझकर इस कानून के बनने के 4.5 साल लगभग हो गए और ठीक चुनाव के पहले सीए लागू कर दिया जा रहा है, नोटिफिकेशन आ गया। क्या है सीए, क्या है इन चीजों के बारे में पड़ताल विस्तार से आप वेबसाइट पर पढ़ें, गूगल करके देखें, समझें। मैं उसके राजनीतिक संदर्भों पर आज की वीडियो में बात करूंगा और बुनियादी परिचय दूंगा कि सीए असल में क्या कर रहा है और ठीक चुनाव के पहले सीए लाने का मोदी सरकार का फैसला किन किन राजनीतिक वजहों से लिया गया है। तो पृष्ठभूमि के लिए सबसे पहले एक बात याद करिए, समझिए। कल का दिन था, यानी 11 मार्च 2024। 11 मार्च 2024। मोटा मोटी अगर इलेक्शन हो जाएगा तो मई लास्ट तक जाते आते इस देश को एक नई सरकार मिल जाएगी, मई लास्ट में। यानी चुनाव में 2 महीने भी नहीं बचे हैं। हम मार्च में खड़े हैं और 15 मार्च के बाद से चुनावी प्रक्रियाएं लगभग शुरू होने वाली हैं। 15 अप्रैल से के आसपास वोटिंग शुरू हो चुकी होगी। 15 मई के आसपास रिजल्ट आने की प्रक्रिया हो रही होगी और ठीक 2 महीने पहले सीए लागू कर दिया गया। नोटिफिकेशन आया भारत सरकार का। और इस नोटिफिकेशन का सबसे शुरुआती बिंदु क्या है? जो भारत का राजपत्र, द गजेट नोटिफिकेशन, द गजेट ऑफ इंडिया, भाग 2, खंड 3, उपखंड 1, पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी 11 मार्च 2024, नई दिल्ली। गृह मंत्रालय अधिसूचना जारी करता है। केंद्रीय सरकार नागरिकता अधिनियम 1955 का 57 की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागरिकता नियम 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। और फिर उन्होंने उसके नियम बदल दिए और उन बदले हुए नियमों के अधीन कई तरह के प्रावधान है। लंबा एक पूरा गजट नोटिफिकेशन है कि कैसे नागरिकता की चीजों को बदला जाएगा, कैसे चीजें बदलेंगी और उनमें क्या-क्या चीजें होंगी। मोटा-मोटी इस पर हम आते हैं और कैसे ये आएगा, इसको लेकर के अभी बात करते हैं। लेकिन थोड़ा-सा, क्योंकि मैंने शुरू में ही कह दिया कि राजनीतिक संदर्भों पर बात करूंगा, तो पहला राजनीतिक संदर्भ क्या है? 11 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से, यानी एक तरह से सरकार के पैरोकारी करने वाले लोगों को, इलेक्टोरल बॉन्ड पर फटकार लगाई। इलेक्टोरल बॉन्ड समझते हैं ना? जी, आपसे ही बात कर रहे हैं। आपको जिसको वोट देने जाना है कुछ दिन पहले। रील्स में चल रहा होगा, झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, वहां से लेकर के हमारा
अवतार हैं, भगवान हैं, नेता नहीं है, ये है, सब कुछ देख रहे होंगे आपको, और आप इसी के नाम पर वोट देने जाएंगे। आप नागरिक हैं, इसलिए आपसे बार बार मैं मुखातिब होकर पूछ रहा हूं, पता है इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड मोदी सरकार ले आई थी, और ये कहते हुए ले आई थी कि इससे पारदर्शी होंगी प्रक्रियाएं, न्याय होगा, इस प्रक्रिया के तहत भ्रष्टाचार के मौके कम होंगे, और राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे को लेकर के एक ठोस रणनीति बनाई जाएगी। तो एक एसबीआई जैसे मान लीजिए है, सरकारी बैंक है, तो उससे वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जाएंगे, कोई भी खरीद सकता है, और किसी भी राजनीतिक दल को चंदे के तौर पर वह इलेक्टोरल बॉन्ड दे देगा। तो राजनीतिक दलों को मिलने वाला चंदा किसने दिया, कितना दिया, कब कब दिया, कैसे दिया, कोई भी जानकारी इस देश के नागरिक को नहीं दी जाएगी। इसीलिए उसका नाम है चुनावी शपथ पत्र, इलेक्टोरल बॉन्ड। चुनाव लड़ने के लिए आप पार्टी की मदद कर रहे हैं, और जब पता चला कि उस चुनावी बॉन्ड से, इलेक्टोरल बॉन्ड का फायदा एकमात्र पार्टी को हुआ है सबसे ज्यादा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जरा डिटेल बताओ, जरा कैसे हुआ है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि हमें 30 जून तक का समय चाहिए, और कल जब 11 मार्च थी, तो कल के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फटकार लगाते हुए एसबीआई की तरफ से पैरोकारी करने वाले वकीलों को यह फटकार लगाई कि किस बात के लिए आपको इतना समय चाहिए। यह बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, हमने इलेक्टोरल बॉन्ड पर पाबंदी लगा दी है, और आपको इसका डिटेल देना है, कल तक इसका डिटेल आपको दे देना होगा। और उसके बाद क्या हड़कंप मचने वाला था पता है आपको? कौन सी पार्टी को कितना इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है, कितना उसका कहां से पैसा आया, किसने दिया, पोल खुल जाती है। क्योंकि चुनाव जो लड़ा जाता है, आपको देखने को 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की लिमिट होती है, और पर्दे के पीछे से करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, जो आपसे बेहतर कौन जानता है। हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, गाड़ियां घूम रही हैं, झंडे, बैनर, पोस्टर, मटन, मुर्गा, दारू, पूरा लाख, हजारों लोग दिन रात, कौन इतना खर्चा कहां से करता है? जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर एक सवाल या निशान खड़ा करते हुए कहा कि 12 तक यह इलेक्टोरल, यानी आज की तारीख तक एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड के पूरे डिटेल को पब्लिक डोमेन में करे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 15 मार्च तक इसका पूरा हिसाब पब्लिक डोमेन में रखे, वरना हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। ठीक उसी समय सीएनआरसी लागू कर दिया, और अब आइए सीएनआरसी क्या है। दिसंबर 2014 तक जितने लोग भारत आ गए, नागरिकता 3 देश, सोचिए 3 देशों को छोड़, एक धर्म। अब तक देश की नागरिकता का बुनियादी सिद्धांत में धर्म कहीं नहीं था, और अब एक धर्म के छोड़ करके बाकी लोगों को भारत में आने की नागरिकता दी जाएगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बिल में बन गया, तो क्या कहा गया, सीए से सीएबी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब लागू हो जाएगी, तो नागरिकता किसे दी जाएगी, इसके साथ साथ फिर एनसीआर होगा, नेशनल रजिस्टर होगा। और रजिस्टर किसका होगा? सिटीजनशिप, नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर। और उस रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा कि कौन यहां के नागरिक होंगे और कौन यहां के नागरिक नहीं होंगे। और इसका प्रयोग जब पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में किया गया, तो उन राज्यों के जो आंकड़े सरकार ने खुद जारी किए, उनमें कई दलित, पिछड़े, गरीब, कमजोर लोगों का उस रजिस्टर में नाम दर्ज हो गया, जिनके बाद उनकी नागरिकता छीन ली जाती, क्योंकि उनके पास अपनी नागरिकता साबित करने के लिए प्रमाण पत्र नहीं है। कल्पना करिए, तो नागरिकता का सूत्र क्या हो गया? धर्म। और संविधान की मूल भावना ये कहती है
कि नागरिकता अगर इस देश की है तो वह धार्मिक पहचान के बाहर हो। और जैसे ही धार्मिक पहचान उसमें जुड़ी, उससे यह मैसेज सामने आ गया कि आप कुछ धर्म के लोगों को चिन्हित करना चाहते हैं, क्योंकि बाकी धर्म के लोगों के पास अगर कागज उस तरह से नहीं होंगे तो उसके लिए कई और दूसरे रास्ते हैं। लेकिन मुसलमान को आप पाकिस्तान से आएगा या और कहीं भी आएगा तो उसको कागज दिखाने के लिए आगे कर दिया। लेकिन कल्पना करिए कि अगर किसी दलित के पास, किसी अति पिछड़े के पास, किसी किसान के पास, किसी मजदूर के पास अगर उन तरह के दस्तावेज नहीं होंगे, तो फिर उसका लिंक जुड़ा हुआ है सीए का एनआरसी से, एनआरसी का सिटीजनशिप रजिस्टर ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, सीए, एनआरसी, और फिर उसके बाद लोगों को देश से बाहर करो, बाहर के लोगों को अंदर करो। देश का संवेदनशील मसला होता है नागरिकता। अब आइए इसके बारे में और डिटेल आप अपने से पढ़िए, क्योंकि आपका देश है, आपको भी पता होना चाहिए, मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूं, इसलिए मैंने बुनियादी परिचय दे दिया। थोड़ा आप भी पढ़िए। बरगलाने के लिए किसके खिलाफ कहा जाएगा, फलाने को देश से बाहर करेंगे तो उनकी जमीन तुम्हें मिल जाएगी। खतरनाक चीजें मैं आपको बता रहा हूं। गांव में ये व्हाट्सएप कनफोड़वा गिरोह होता है ना, मुनोचवा चलता था गांव में, मुनोच के भाग गए। कहां गया रे मुनोचवा? और उस मुनोचवा की कथा के पीछे क्या क्या आपका नोच लिया जाता है आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप कौआ कान लेके गया, कौआ के पीछे भाग रहे हैं। आपसे सरकारें ऐसा खेल खेलती हैं, आप गांव में बैठे हैं, आपको सूचना कहां से मिलती है? व्हाट्सएप से, टीवी से, और सब उनके हाथ में। और सच्ची सूचना आप तक नहीं पहुंच पाती, और सच्ची सूचना यह है कि नागरिकता अगर धर्म के आधार पर साबित कर ली जाएगी, डिटेंशन कैंप तक इससे कैसे जुड़े हुए हैं, तो देश में कितनी आग लगेगी। और इसीलिए सीएए का विरोध इस देश का हर नागरिक वो करता था जो ये कहता था कि आप नागरिकता छीनने के हद तक कल को चले जाएंगे। आज उसे देने के लिए कह रहे हैं, और उसके प्रावधान ये बताते हैं कि जिन रास्तों से आप नए नागरिकों को नागरिकता देंगे, वही कुछ ऐसा आगे होने की दिशा दिख रही है जिससे बहुत सारे लोगों से आप नागरिकता छीनेंगे। और इसलिए इसका सड़क पर विरोध हुआ। जो भी इस देश का नागरिक होगा वो एक सवाल पूछेगा कि नागरिकता छीनने का प्रावधान अगर इसमें नहीं है, तो ये जो सिटीजनशिप रजिस्टर बना था, असम में जो प्रयोग हुआ था, पता है आपको? कारगिल युद्ध में शहीद लोगों के परिवार उस लिस्ट से गायब, यानी उन्हें भी साबित करना पड़ेगा कि आप इस देश के नागरिक हैं। ये उसका व्यवहारिक प्रयोग हो चुका है बंगाल से लेकर के असम तक में। इसलिए जिस समय देश का चुनाव इस बुनियाद पर होना चाहिए कि पिछले 10 साल में आपने क्या किया, आप नागरिकता कानून ले आ रहे हैं ठीक चुनाव के पहले, ताकि चुनाव को ध्रुवीकृत किया जा सके। और विरोध कौन करेगा? विरोध तो इस देश के हर जागरूक नागरिक को विरोध के पहले पढ़ना होगा कि क्या है ये नागरिकता कानून। और जैसे ही आप इस नागरिकता कानून को पढ़ेंगे, समझेंगे, आपको लगेगा इसे बांटने का काम कर रहा है, चेहरा जोड़ने वाला है कि हम नागरिकता देंगे, दलितों को देंगे, पिछड़ों को देंगे, किसानों को देंगे, हिंदुओं को देंगे, किसको नहीं देंगे और किसकी छीनेंगे, दिखता नहीं है। और फिर से मैं कह रहा हूं, असम में वो दिखा था, गूगल करके पढ़ लीजिए, कितने हिंदुओं की नागरिकता चली गई। डिटेंशन कैंप बनेगा उसके लिए। क्या चुनाव के ठीक 2 महीने पहले इस काम को करना इतना जरूरी था? अरे भाई, आप तो दावा कर रहे थे कि 400 पार कर रहे हैं आपकी, लेते 400 पार। आपका एक सांसद कहता है कि 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि इस देश का संविधान बदलना है, और अगर आपको इस देश के नागरिक 400 सीटें दे देते तो जो मन करे करते, क्योंकि फिर इस देश के नागरिक यही डिजर्व करते। तो चुनाव के बाद ये काम किया जा सकता था, चुनाव के ठीक पहले, इसलिए कि आपको शाहीन बाग याद है, जिसको कितना बदनाम किया गया,
किसानों का आंदोलन चल रहा है, वही आंसू गैस के गोले चले, वही कीलें थी, वही बुलडोजर था, वही मारे गए किसान, धीरे-धीरे दबा दिया गया उस आंदोलन को। आज आपको सुनाई देता है कहाँ है? दिल्ली नहीं पहुँचने दिया, क्या-क्या हुआ है, अब तो खबरें भी नहीं आती। ट्विटर सस्पेंड, फेसबुक सस्पेंड, अगर आपने किसान आंदोलन पर कोई खबर दिखाई तो। ट्विटर कह चुका है कि हमें ये हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि हमें ये खबर नहीं दिखानी है किसान आंदोलन की। और जामिया मिलिया इस्लामिया में जो विद्यार्थियों ने प्रोटेस्ट किया कि भाई आप नागरिकता को धर्म के आधार पर मत करिए। शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ, आप पुलिस लगा रहे हैं चारों तरफ। आप चाहते हैं कि प्रोटेस्ट फिर से शुरू हो। आप चाहते हैं कि लोग सड़कों पर उतर कर कहें कि ये देश के संविधान के ऊपर हमला है। और जैसे ही कुछ लोग सड़क पर सामने आए, आप उनका टकराव कराएं। ये रणनीति हो सकती है ना। जबकि मैं इस देश के हर नागरिक से ये अपील करूंगा कि आपका सबसे बड़ा लड़ने का अगर कोई हथियार है तो संविधान है इस देश का। कोई भी आंदोलन संवैधानिक दायरे के भीतर होना चाहिए। हिंसा उसमें एक रत्ती भी नहीं होनी चाहिए। आपके पास लोकतांत्रिक अधिकार है, आप आंदोलन करें, सरकारी नीतियों का विरोध करें, और वो करेगी। इस देश की जनता अगर जागरूक होगी तो वो करेगी। लेकिन देश की सरकार के मन में मंशा क्या है? क्यों इस समय ये सीएनआरसी लागू किया गया? आपके 11 लाख से ज्यादा लोग पिछले दिनों नागरिकता छोड़कर जा चुके हैं। 10 साल में 11 लाख से ज्यादा व्यापारी, उद्योगपति और भारतीय नागरिक भाजपा सरकार की नीतियों के अत्याचार से त्रस्त होकर के देश छोड़कर चली गई। उन्हें वापस लाने की बजाय अब बाहर से बाकी लोगों को लाने की बात कर रहे हैं। और अगर इससे नागरिकता छीनी जाएगी तो क्या आप नागरिक बोध को भी छीन लेंगे? आपने बोध तो पहले छीन लिया, नागरिक होने के अधिकार को भी छीन लेना चाहते, ठीक चुनाव के पहले। आज 2 महीने आपको चुनाव में जाना था जनता के बीच ये कहते हुए कि हमने 2014 में देखो 2 करोड़ रोजगार की वादा किया था, 15 लाख का वादा किया था, देखो 30-30 लाख अकाउंट में पहुंचा दिया, 2 करोड़ रोजगार की बजाय 4 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष दे दिया। 100 स्मार्ट सिटी बनानी थी, 500 बना दी। 100 स्मार्ट गांव बनाना था, 1000 गांव बना दिया। बुलेट ट्रेन चलानी थी, पूरा छोटी वाली ट्रेन सब बंद हो गई है। केवल देश में बुलेट ट्रेन चल रही है। एक भी वादा गिनाया जा रहा है क्या? 2019 में आकर के कहा गया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात की जा रही है। 24 के चुनाव में 14 और 19 का एक भी वाक्य बोला जा रहा है क्या? क्या अगर नहीं बोला जा रहा है तो ये सारे वादे पूरे हो गए क्या? ये गारंटियां पूरी हो गई क्या? चुनाव इस पर होना था ना। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, आधा चुनाव आप इस पे कर रहे हैं, आधा चुनाव ईडी और सीबीआई से विधायक और सांसद तोड़ने का कर रहे हैं, सरकारें गिराने का कर रहे हैं, और जो बाकी बच गया है सीए लागू कर दो, देश का माहौल बदले, उसका फायदा हम चुनाव में उठा लेंगे। इसलिए अमृत काल का लोकतंत्र का चुनाव क्या अब इस जमीन पर लड़ा जाएगा? क्या अब राजनीति करने के लिए आपके पास मुद्दे, आपके पास बुनियादी नैतिकता नहीं है? 400 पार संविधान बदलने के लिए चाहिए? तो चुनाव की तरह होने देते। और ठीक उस दिन जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर यह काम फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना रहा था, ये लिंक क्या कहलाता है? क्यों किसान आंदोलन के लोगों के ट्विटर सस्पेंड किए गए? और सीएनआरसी से आपका मंशा क्या है? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आप ठीक एक बात बताइए ना, 2 महीने केवल चुनाव के बचे हैं। चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाना चाहिए? आप देश के नागरिक हैं, आप बताइए। और इसलिए इस देश के लोकतंत्र के लिए इस समय का जो मोड़ है, जहां हम खड़े हैं ना, वो बहुत ही खतरनाक है। आपको पता ही नहीं चलेगा, आप गांव में बैठे हैं, आप व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम की रील्स देख रहे हैं, और उसमें आपका जो जोश भरने वाला नेता की भक्ति में कोई रो रहा है, कोई भगवान का अवतार बता रहा है, अपने नेता को आप 5 किलो अनाज से लेकर के तमाम चीजों पर गुणगान गा रहे हैं, और आपका आपका नेता आपके नीचे से आपके बच्चों के भविष्य को भटकाने के लिए चुनाव को किस मुद्दे पर लड़ा जाए, इसकी पूरी रणनीति बना चुका है।
इसलिए आपका इम्तिहान सबसे बड़ा है। नेता तो नेता है, उसे कुर्सी चाहिए, जिस भी तरह से उसे कुर्सी मिलेगी, वो उसका काम करेगा। अब निर्णय आपके हाथ में है कि आप किसे कुर्सी पर कैसे बैठाना चाहते हैं और आपके लिए आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए? सीए, एनआरसी और नागरिकता कानून या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, किसान, नौजवान का बुनियादी सवाल। निर्णय आपके हाथ में। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।